हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सरण बायोलॉजी लेक्चरर दुनून बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कुछ एक सीरीज चल रहा था 12th बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम के लिए, उसके कुछ क्वेश्चन और आगे करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन भी अपन कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, WHO का पूरा नाम बताइए। कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, WHO का पूरा नाम बताइए भाई। WHO का पूरा नाम क्या है? WHO का पूरा नाम बताइए, बताइए। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है। ठीक है ना, किसका फुल फॉर्म होता है? WHO का। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड सुनिए। वायु प्रागित पुष्पों में या वायु प्रागित पुष्पों के परागकणों की क्या विशेषता होती है? जो एयर पोलिनेटेड जो फ्लोर होते हैं, फ्लोर की बात करें तो उसकी क्या विशेषता होती है, बताइए। इसका क्या फीचर होता है, स्पेसिफिक कोई फीचर बताइए। कोई वायु प्रागित पुष्प है, उसकी क्या विशेषता होती है? ये एक तो आकार में छोटे होते हैं, याद रखना, आकार में छोटे। ठीक है, आकार में छोटे। दूसरी, वजन में हल्के, वजन में हल्के, वजन में क्या होंगे? हल्के होंगे। और इसकी सतह होगी वो शुष्क होगी, सतह शुष्क होती है। ठीक है ना, ये कुछ इसके स्पेसिफिक फीचर होते हैं किसके? एयर पोलिनेटेड जो फ्लोर होते हैं। ठीक है ना, वायु परागित जो पुष्प होते हैं उसके कुछ विशेषताएं अपने देखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करना है अपने, हर पूरे नोट्स के अंदर अच्छे से कवर किया है इनको, और मैंने बीच में से उसी में से क्वेश्चन बनाए हैं। तो ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आई थिंक नहीं आएगी तुम लोगों को। ठीक है ना, नेक्स्ट है, केंद्र की भ्रूणपोष के उदाहरण। केंद्र की भ्रूणपोष के उदाहरण बताइए भैया। इसका एग्जाम्पल तो सबको आता होगा। इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है? अपने तीन पढ़ते हैं ना, कोशिकीय, होलोबियल, केंद्र की है, जिसमें से आपको पूछा है केंद्र के भ्रूणपोष के एग्जाम्पल बताइए। नारियल नाम सुना होगा। ठीक है, नारियल, कोकोनट, नारियल और ऑक्जिस्पोरम, ऑक्जिस्पोरम, ये जो प्लांट्स होते हैं उसमें कैसा भ्रूणपोष पाया जाता है? केंद्र की भ्रूणपोष पाया जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, मानव में शुक्राणु, मानव के शुक्राणु में एलिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव के शुक्राणु में, ह्यूमन स्पर्म की बात हो रही है, मानव के शुक्राणु में एलिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? एलिंग गुणसूत्र की संख्या बताइए भैया। मानव के अंदर दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक लिंग गुणसूत्र होते हैं, दूसरा एलिंगी, ऑटोजोम और एलोजोम। ऐसा पढ़ा होगा आपने, ऑटोजोम और एलोजोम। ऑटोजोम को एलिंग गुणसूत्र बोलते हैं, एलोजोम को लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। टोटल ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोजोम होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोजोम। ठीक है ना, जिसमें 22 पेयर्स होते हैं ना, 22 पेयर्स मीन्स कितने? 44, वो तो होते हैं ऑटोजोम। ठीक है ना, जिसमें से बच कितने गए? वन पेयर, वन पेयर, वन पेयर का मतलब दो या टू, ये क्या होते हैं? एलोजोम होते हैं। ये लिंग गुणसूत्र होते हैं और ये कौन से होते हैं? एलिंग गुणसूत्र होते हैं। याद रखना, मानव के अंदर लिंग गुणसूत्र और एलिंग गुणसूत्र की नंबरिंग कितनी होती है वो देखनी है। ठीक है ना, देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, युग्मनज के विभाजन के फलस्वरूप, जाइगोट है, जाइगोट है। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन को देखिए। युग्मनज के विभाजन के फलस्वरूप निर्मित 8 to 16 सेल क्या कहलाती है? युग्मनज है, मान लो ये युग्मनज है। ठीक है ना, जाइगोट है, जिसे इसे किस नाम से जाना जाता है?
जाइगोट के नाम से जाना जाता है, पढ़ा होगा। 2n की कंडीशन में होता है, ठीक है। इसमें डिवीजन होगा, एक से कितने बनाएगा, 2 बनाएगा, ठीक है। 2 से कितने बनाएगा, 4 बनाएगा, 4 से 8 बनाएगा, 8 बनाएगा, 8 से कितने बनाएगा, 16, ठीक है। 8 से 16 जो सेल का जो ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। इसे जाना जाता है मोरूला। किस नाम से जाना जाता है, मोरूला। मोरूला आगे चलकर किस में कन्वर्ट होता है, ब्लास्टुला में, और ब्लास्टुला आगे किस में कन्वर्ट होता है, गेस्टुला में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, गेस्टुला में कन्वर्ट होता है। तो याद रखना 8 to 16 जो सेल का ग्रुप बनता है, उस ग्रुप को मोरूला के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन अपना यही था कि युग्मनज के विभाजन के फलस्वरूप निर्मित 8 से 16 कोशिका का समूह क्या कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जो सबको आता होगा आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 6, प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधियों के नाम। प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधियों के नाम। अच्छे से पढ़ा है तुम लोगों ने, विधियों के नाम बताइए, जरूर कमेंट में लिखिएगा। कितनी विधियां होती है इसकी, मोस्टली 3 मेथड्स होते हैं। कितने होते हैं, 3 विधियां पाई जाती है, 3 विधियां पाई जाती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है बताइए, बताइए। एक तो मैथुन की क्रिया 10 से 17 दिन के बीच में रोकी जा सकती है। मैथुन की क्रिया, मैथुन की क्रिया 10 से 17 दिन के बीच में रोकी जा सकती है, पहला मेथड तो ये होगा। दूसरा स्तनपान अनार्तो, ठीक है, दूसरा कौन सा होगा, स्तनपान अनार्तो होगा। तीसरा मेथड कौन सा होता है भैया, बताइए। एक होता है तीसरा बाह्य संकलन, ठीक है, स्पर्म को बाहर की तरफ रिलीज किया जा सकता है, बाह्य संकलन, ठीक है। 3 मेथड होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधियां 3 प्रकार की होती है। 10 से 17 दिन के बीच में अपन मैथुन की क्रिया को रोक सकते हैं, या स्तनपान अनार्थों का मतलब है समथिंग 4-5 महीने तक बच्चे को जब मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है या मिल्क को पिलाया जाता है, उस टाइम तक ये रुका जा सकता है। इसके अलावा बाह्य संकलन, जो स्पर्म होता है उसको बाहर रिलीज किया जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिप्ट का पूरा नाम बताइए। जिप्ट पढ़ा होगा आपने, जिप्ट का पूरा नाम बताइए। जाइगोट, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर किसका पूरा नाम है, जिफ्ट का पूरा नाम है, ठीक है ना। तो इतने क्वेश्चन अपन ने कोशिश की है। एक और बता दीजिए, आईयूटी का पूरा नाम क्या होता है, आईयूटी, आईयूटी बताइए। आईयूटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, याद रखना, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म होता है। तो अपन ने 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है भैया, या बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, बताइए। पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन बताइए। नाइट्रोजन बेस के, या कोई सिंगल नाइट्रोजन बेस में कोई चेंजेज आ जाए, सिंगल नाइट्रोजन बेस का जो पेयर्स होता है उसमें कोई चेंजेज आ जाए, तो वो क्या होगा, पॉइंट म्यूटेशन। जैसे एक एग्जांपल भी है, जी ए जी की जगह क्या आ जाता है, जी बन जाता है, जी की जगह क्या बन जाता है, जी बन जाता है। तो एडेनिन की जगह जुड़ना क्या था, थाइमिन, ठीक है। या एडेनिन की जगह, एडेनिन आना था, इसकी जगह कौन आ गया, यूरेसिल आ गया, ठीक है ना, जिसकी वजह से चेंज हुआ और ये म्यूटेशन हो गया, ठीक है ना, ये याद रखना। नेक्स्ट है HNRNA से इंट्रोन को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है। अपन जब HNRNA है, HNRNA हेटेरोजेनस आरएनए सबसे पहले बनता है, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें, फिर एमआरएनए का फॉर्मेशन किया जाता है। तो HNRNA से अपन क्या करते हैं, इंट्रोन को रिमूव कर देते हैं, इंट्रॉन को रिमूव कर देते हैं। जब ये आरएनए बनता है ना, इस आरएनए पे 2 पार्ट होते हैं, कुछ जगह एक्सॉन होते हैं, कुछ जगह क्या होते हैं, इंट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। ऐसे मान लेते हैं ये एक्सॉन है, ठीक है, एक्सॉन है, और ये कौन सा है, इंट्रॉन। अब इसमें
सिर्फ अपन किसको रख लेते हैं, एक्सॉन को रख लेते हैं। इसका मतलब इसमें इंट्रॉन को यहां से रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया है। इंट्रॉन को रिमूव करने के बाद में ओनली फॉर कौन सा पार्ट रख लेते हैं, एक्सॉन को रख लेते हैं, एक्सॉन को। इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं, इस प्रोसेस को स्प्लाइसिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, स्प्लाइसिंग के नाम से जाना जाता है। याद रखना, एमआरएनए से सॉरी एचएनआरएनए से अगर इंट्रॉन को रिमूव कर देते हैं तो उसे स्प्लाइसिंग कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है एयूजी कोडोन किस अमाइनो एसिड को कोड करता है। एयूजी कोडोन का नाम सुना होगा, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस को इनिशिएट करता है, किसको करता है, मिथियोनिन। किसको करता है, मिथियोनिन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एयूजी कोडोन किसको कोडित करता है, मिथियोनिन को कोड करता है। इसके अलावा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है, बताइए। पैलिंड्रोमिक, पैलिंड्रोमिक डीएनए या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है। न्यूक्लियोटाइडों का ऐसा सीक्वेंस जिसमें न्यूक्लियोटाइडों को दोनों तरफ से पढ़ने पे क्या आए, सेम आए। जैसे एक टर्म्स आती है मलयालम, इसको इधर से पढ़ो मैं ले या लम, इधर से पढ़ो मैं ले या लम, ठीक है। इसका अपन एक सीक्वेंस बना भी लेते हैं, जैसे GAATTC, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट GAATTC। अब देखो G है, AATTC, इधर से भी GAATTC। ऐसा सीक्वेंस क्या कहलाता है, पैलिंड्रोमिक डीएनए या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाता है, ठीक है ना। सबसे लंबे जीन का नाम बताइए, लार्जेस्ट जीन कौन सा होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लार्जेस्ट जीन, सबसे लंबे जीन का नाम बताइए। लंबे जीन का नाम होता है डिस्ट्रोफिन। क्या नाम होता है, डिस्ट्रोफिन नाम होता है। सबसे लंबे जीन का नाम क्या होता है, डिस्ट्रोफिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, SNRNA का पूरा नाम बताइए। SNRNA का, सॉरी SNRNP का पूरा नाम बताइए। SNRNP बताइए, SNRNP, SNRNP का पूरा नाम बताइए। इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। स्मॉल या स्मॉल न्यूक्लियर, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है ना। स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है ना। ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो आज अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन देखने की कोशिश की है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को एनालिसिस किया है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अच्छे से अब तैयारी करनी है, थोड़ा ही टाइम बचा है। आपको पता है कि 4 मार्च से अपनी एग्जाम स्टार्ट हो रही है और अपने बायोलॉजी का जो एग्जाम है वो 28 मार्च को है, ठीक है ना। तो अच्छे से एनालिसिस करना है, हर एक क्वेश्चन को अपने को देखना है, ठीक है ना। तो अच्छे से देखिए, थैंक यू।